राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम सबसे पहले उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पुष्कर धामी को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि वे उत्तराखंड की जनता के आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उत्तराखंड वासियों की जो मांगे हैं उसे वे पूरा करेंगे और उत्तराखंड के निवासी अपनी उन तमाम समस्याओं से इनके कार्यकाल में मुक्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामना। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम लगातार 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव के संदर्भ में। बालाजी श्रीवास्तव पद ग्रहण करने के बाद जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस को आम जनता के नज़दीक लाने की दिशा में कदम उठाने का काम किया है, उसकी प्रशंसा अभी से शुरू हो गई है। सर्वप्रथम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव द्वारा सभी एसीपी को सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार जन सुनवाई की कार्रवाई करने का जो आदेश दिया गया है, कल हमने उस पर चर्चा भी की थी और कल दिल्ली के सभी जिला में इस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया और एसीपी ने जन सुनवाई की। आम लोगों का भरोसा दिल्ली पुलिस पर इससे काफ़ी मजबूत होगा और दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सभी थाना क्षेत्रों की ग्रास रूट समस्या से अवगत होने का मौका भी मिलेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने क्राइम रिव्यू की बैठक भी शनिवार को किया और उन्होंने दिल्ली के क्राइम के संदर्भ में उसके बारे में विस्तार से जानकारी जहां प्राप्त की सभी जिला के पुलिस उपायुक्तों से, वहीं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि थाने के अंदर शिकायत लेकर आने वाले व्यक्ति की प्राथमिकता को समझते हुए प्राथमिकी को दर्ज करें और त्वरित कार्रवाई करें। जो पुलिस अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें प्रोन्नति भी प्रदान किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव रात में सड़कों पर उतरे और उन्होंने दिल्ली के सड़कों पर पुलिस की चौकसी का भी निरीक्षण किया और जो पुलिसकर्मी निरीक्षण के क्रम में उन्हें मिले उनसे उन्होंने हालचाल जाना और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किया। यह एक बड़ा ही सकारात्मक कदम कहा जा सकता है किसी भी पुलिस कमिश्नर के द्वारा
सकारात्मक कदम से जहां पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं अपराधियों में एक दहशत फैलेगी, क्योंकि जब अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को लगता है कि उसका कप्तान काफ़ी सक्रिय है और उसके दुख सुख में भागीदार है, तो अधीनस्थ कर्मचारी भी, अधिकारी भी जी जान लगाकर कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस की सक्रियता जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है आम लोगों के दिलों और दिमाग में पुलिस के प्रति एक विश्वास पैदा करना। उनके कार्यशैली के द्वारा यह नज़र आना चाहिए कि पुलिस सक्रिय हो उठी है और अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस अब पीछे नहीं रहेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर के माध्यम से दिल्ली के सभी जिला में तैनात पुलिस उपायुक्त और उनके अधीनस्थ दोनों डिप्टी डीसीपी और सभी डिवीज़न के एससीपी से यह आग्रह करना चाहेंगे कि सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण और फुटपाथों पर लगातार बढ़ती अतिक्रमण के कारण जो एक विकट स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, उसके रोकथाम की दिशा में न सिर्फ यातायात पुलिस को सक्रिय किया जाए, बल्कि निगम के अधिकारियों से मिलकर पुलिस को सड़कों पर, फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले तत्वों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। फुटपाथ एवं सर्विस लैंड पे कब्जा होने के कारण और सड़कों पर वाहनों के पार्किंग के कारण सड़कें दिनों दिन सिकुड़ती चली जा रही है, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था जहां लचर हो रही है, वहीं दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, कहीं जाए नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रेक पर जाते समय चर्चा कर रहे थे दिल्ली में बढ़ते अतिक्रमण के संदर्भ में और बता रहे थे जो किस प्रकार से उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री से उत्तराखंडवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण लिया है। हम बात करेंगे अब आगे दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम
में सभी जोनों के चेयरमैन बना दिए गए हैं और अब इस सप्ताह सभी चेयरमैन पदभार भी ग्रहण करेंगे। इधर हाउस टैक्स को लेकर फिर से एक बार डेट बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून से बढ़ाकर उसे 15 जुलाई तक कर दिया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 30 जून तक 166.42 करोड़ रुपए हाउस टैक्स से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हुई है और उम्मीद है जो आने वाले बाकी के दिनों में 15 जुलाई तक 100 करोड़ रुपया और हाउस टैक्स के माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम एकत्र करने में सफल रहेगा। दिल्ली की जनता इस कोरोना काल में भी सभी प्रकार की टैक्सें सरकार को उपलब्ध करा रही है, लेकिन इस कोरोना के महामारी से पीड़ित दिल्ली वासी को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं प्राप्त हो रहा है। आज भी दिल्ली में जगह जगह जो गंदगी बिखरी हुई है वह कई प्रकार के सवाल पैदा करते हैं, जो आखिर यह गंदगी क्यों है जब लोग कोरोना से परेशान हैं। पार्कों की हरियाली गायब होती जा रही है क्योंकि पार्कों में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया था। जो कई पार्कों के बोरिंग को बंद कर दिया गया है और पार्कों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण पार्कों के पेड़ पौधे सूखते चले जा रहे हैं और घासें जो बड़े ही मुश्किल से पार्कों में तैयार किए गए थे, उन्हें उगाया गया था, वह सब इससे चिलचिलाती धूप में गर्मी से झुलस गई है। नगर निगम में अनेकों समस्याएं हैं और उस समस्या की ओर ध्यान देना नगर निगम में तैनात अधिकारियों और निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि वे अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के निदान की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें। जब क्षेत्र के निवासी अपने निगम पार्षद के पास समस्या को लेकर जाते हैं तो निगम पार्षद द्वारा फंड का अभाव बताकर किसी भी प्रकार के विकास कार्य करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की जाती है, जिससे आम लोगों में निराशा का भाव नगर निगम के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वह छोटी सड़कें हो, चाहे वह छोटी गलियां हो, चाहे वह छोटे नाले हो, किसी भी प्रकार के विकास के काम नगर निगम द्वारा फंड के अभाव में नहीं किया जा रहा है। पार्कों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, जबकि इस क्षेत्र के पार्क को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन आज करोल बाग जोन के अधिकांश पार्कों की स्थिति दयनीय हो चली है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन सबसे चर्चित जोन रहा है और इस जोन की चर्चा कई कारणों से होती रही है। अगर विकास के मुद्दे पर भी जब चर्चा होती है तो करोल बाग जोन का नाम आता है, या सिविक सेंटर जो एमसीडी का उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है, वहाँ मेयर बनाने की बात हो या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने की बात हो या हाउस लीडर बनाने की बात हो, करोल बाग जोन को जरूर प्रतिनिधित्व
दिया जाता है, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में करोल बाग जोन एक अपना अलग ही महत्व रखता है। दुर्भाग्य की बात यह है जो कि करोल बाग जोन सब मामले में आगे रहने के साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है, और यह बात जग जाहिर हो चुकी है। करोल बाग जोन में कई डीसी का तबादला हो गया, लेकिन करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग में तैनात ई कुमार महेंद्रा का तबादला कोई नहीं करवा पाया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो आखिर इस ई में क्या ऐसी विशेषता है कि इतने विरोध के बाद, इतने गंभीर आरोप के बाद भी उसे हटाने का जो भी प्रयास करता वह हट जाता है, लेकिन ई कुमार महेंद्रा अपने कुर्सी पर यथावत कायम है और करोल बाग जोन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को टुकड़े टुकड़े में काटकर कमर्शियल निर्माण बगैर लेआउट प्लान के होता आ रहा है, हो रहा है, और इसकी शिकायत कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय तक होने के बावजूद, कई बार जांच के आदेश दिए जाने के बाद, एसटीएफ में शिकायत होने के बावजूद या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी में शिकायत जाने के बावजूद भी कुमार महेंद्रा अपने पद पर कायम है और अवैध निर्माण और अतिक्रमण घटने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके कारण करोल बाग की चर्चा जोरों से होती है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्थाई समिति की बैठक में तो अस्थाई समिति के उपाध्यक्ष द्वारा 2 बार इस मसले को हाउस के सामने लाया गया, लेकिन आज भी कुमार महेंद्रा अपने पद पर कायम है और अवैध निर्माण और अतिक्रमण उसी अनुरूप होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि निगम द्वारा जिस प्रॉपर्टी को बुक कर दिया जाता है, निगम द्वारा जिस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है कागज में, उन बिल्डिंगों पर भी अवैध निर्माण हो जाते हैं, वह बिक जाता है। कई ऐसे भवन हैं जिससे निगम के कागज में कार्रवाई दिखाया गया है, जो अवैध निर्माण के कारण उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन वह बिल्डिंग आज भी बन रही है, बनकर खड़ी हो चुकी है। कई ऐसे कमर्शियल प्लॉट के बारे में पहले भी खबर चलाया जा चुका है और इस संदर्भ में न सिर्फ करोल बाग जोन के डीसी तक बात पहुंची है, बल्कि यह शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, एसटीएफ और मॉनिटरिंग कमेटी तक को भेजे जाने के बावजूद भी अवैध निर्माण होता रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई भी तो सिर्फ कागज में हुई, खाना पूर्ति के लिए। अब सवाल यहाँ यह उठता है, जो आखिर जब कानून का पालन ही नहीं कराया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा
गठित, चाहे वह मॉनिटरिंग कमेटी हो, एसटीएफ हो या दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का आदेश हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिया गया आदेश हो या प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजी गई आदेश हो, उसका मायने क्या रह जाता है इस ई कुमार महिंद्रा के सामने। इसका अर्थ तो स्पष्ट है, जो बिल्डिंग करोल बाग जोन, कुमार महिंद्रा सभी कानून, सभी संविधान से ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई भी कानून लागू ही नहीं होता। वो जो चाहेंगे उनके क्षेत्र में वही होगा, चाहे आप कहीं भी कोई भी शिकायत क्यों ना कर ले। इस प्रकार की एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों शिकायतें आई है, जो किस प्रकार से ई कुमार महिंद्रा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, उपराज्यपाल कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, एसटीएफ को गुमराह करने का लगातार काम कर रहे हैं, वे भी मौखिक नहीं बल्कि लिखित में। उन्हें कोई भी डर नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का कानूनी भय नहीं है, वे कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं। उन्हें ना तो किसी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की परवाह है, ना किसी राजनेता के यहाँ से आए हुए किसी आदेश के। यह एक बहुत गंभीर विषय है और इन तमाम बातों की जांच सीबीआई से कराए जाने पर वस्तु स्थिति निकल कर सामने आएगा कि आखिर ई कुमार महिंद्रा करोल बाग जोन इतने वर्षों से, इतने आरोपों के बाद कैसे बने हुए हैं और उनके कार्यकाल में किस प्रकार से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को काटकर कमर्शियल निर्माण को बढ़ावा देने का काम किया गया है। कई इंडस्ट्रियल प्लॉट को काटकर उसमें बैंकेट हॉल बनाए गए हैं और कई इंडस्ट्रियल प्लॉट को काटकर बड़े बड़े शोरूम का निर्माण किया गया है। यह सभी जांच का विषय है और यह जांच जब तक सीबीआई के किसी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नहीं कराया जाएगा, तब तक यह बात सामने नहीं आएगी जो किस प्रकार से निगम को लूटने का काम किया जाता रहा है और निगम को भारी राजस्व की क्षति किस प्रकार से एक संगठित तरीके से पहुंचाने का काम किया जाता रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे फिर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जो किस प्रकार से कानून का लगातार उल्लंघन किया जाता रहा है और मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है और न्यायालय को भी किस प्रकार से गलत जानकारी देने का काम किया जाता रहा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएसए के समस्त राष्ट्रवासियों को शुभकामना प्रदान की। आज अमेरिका का 245वां स्वतंत्रता दिवस है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएसए के समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत और अमेरिका स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मूल्यों को जीवंत लोकतंत्र के रूप में साझा करते हैं। हमारी रणनीतिक भागीदारी विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, आज ही के दिन सन 1776 में
अमेरिकी संसद ने 13 अमेरिकी कॉलोनियों की ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा की थी और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना भी की थी। हर साल 4 जुलाई के इस अवसर पर अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस जहां धूमधाम से मनाता है, वहीं पूरे देश में उत्सव का माहौल रहता है। दिन के अवसर पर जहां लोग BBQ का आनंद उठाते हैं, वहीं रात्रि में आतिशबाजी भी देखने लायक होती है। दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव पुलिस कर्मचारियों की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को रात्रि निरीक्षण के लिए निकले और लाल किले और गाजीपुर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार इस अवसर पर उन्होंने RK पुरम, साउथ कैंपस और दरियागंज जैसे पुलिस थानों में भी रात्रि निरीक्षण किया और नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों से भी बात की। अधिकारियों के अनुसार श्रीवास्तव रात के समय कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करना चाहते थे और यह भी जानना चाहते थे कि क्या उन्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई धरना स्थलों का भी दौरा किया और उन कर्मचारियों से मुलाकात की जो बाइक और वैन पर अपनी नाइट ड्यूटी दे रहे थे। शनिवार की रात श्रीवास्तव ने थाने में शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की और उनमें से कुछ को पुलिस की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायत प्रणाली के साथ प्रशिक्षित करने और लोगों को ई शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए YouTube ट्यूटोरियल बनाने का भी सुझाव दिया। जांच के अंत में श्रीवास्तव लाल किला और गाजीपुर सीमा पर गए और इन स्थानों पर तैनात कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने इंस्पेक्टर पुष्पलता से भी मुलाकात की, जिन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के हिंसक होने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने का अनुकरणीय प्रयास किया था। पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल और आयुक्त संजय गोयल ने शनिवार 3 जुलाई को रोहिणी व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर ने आयुक्त के साथ नागरिक सेवाओं का जायजा लेने के लिए रोहिणी के सेक्टर 15, सेक्टर 18, सेक्टर 19, राजा विहार और सूरज पार्क व अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता KP सिंह, क्षेत्रीय उपायुक्त विवेक प्रकाश व निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने आयुक्त को क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त संजय गोयल ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने और संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की साफ सफाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को क्षेत्र के पार्कों के रखरखाव को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। निरीक्षण के बाद पूर्व महापौर ने लाला बनारसी दास गुप्ता पार्क में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को हरा भरा बना सकें। वहीं दूसरी ओर रोहिणी के ही एक अन्य समारोह में पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने कचरे से कंचन कार्यक्रम के तहत सेक्टर 18 में ढलाव घर के स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने व पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय नागरिक व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उन्होंने आगे बात करते हुए बताया कि स्थानीय नागरिकों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों को काफी सराहा है और आगे भी ढलाव घरों की जगह पर इस तरह के स्थान विकसित करने का निवेदन किया है। नासिक महाराष्ट्र के एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो विश्वास ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें संस्करण में 2 पुरस्कार प्राप्त किए। CRS रेडियो विश्वास 90.8 ने कोविड-19 के समय अपने रेडियो कार्यक्रम एजुकेशन फॉर ऑल के लिए सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड्स की श्रेणी में पहला पुरस्कार और थीमेटिक अवार्ड्स की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता। यह रेडियो स्टेशन विश्वास ध्यान प्रबोधिनी और अनुसंधान संस्थान नासिक महाराष्ट्र द्वारा चलाया जाता है और प्रतिदिन 14 घंटे प्रसारण करता है। CRS की पहल शिक्षण सर्वसन थी, जिसने विषयगत श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। इसे जून 2020 में कोविड के समय शुरू किया गया था और इसने तीसरी और 10वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की। इसका प्रसारण विभिन्न भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत में भी किया गया। इस अवसर पर स्टेशन निदेशक डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के बल पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से उठाए गए मुद्दों के कारण परिवर्तन होगा। आपको बता दें कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन आमतौर पर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाता है और ज़्यादातर इनमें
सामुदायिक कला, संस्कृति इत्यादि पर चर्चा होती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बीच नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो CRS की स्थापना की थी। कोविड-19 के इस कठिन समय में भारत के विभिन्न राज्यों में 327 सामुदायिक रेडियो स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम